स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा आपको आरआरबी जेईई 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ 25 फरवरी को, उसी के न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं बताऊंगा। जितने न्यूमेरिकल पोर्शन आपके फिजिक्स के या फिर मैथ के या रीजनिंग के हैं उसी से रिलेटेड मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, जिसमें मैंने जनरल अवेयरनेस यानी जीके का, साइंस में आपका बायो केमिस्ट्री फिजिक्स का जो पोर्शन है उसके सारे क्वेश्चन को मैंने अगले वाले वीडियो में करवाया है। इससे पहले वाली वीडियो में आप यहाँ पर आई बटन पे जा करके आप देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है तो उसको आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और अपना मैथ का, रीजनिंग का और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15x² - x - 2, तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये फैक्टराइजेशन का आपका गुणनखंड का उसका सवाल है। तो इसको जब करेंगे x को हम क्या कर सकते हैं, 6 पंजे 30, मतलब 15 दूना 30, 6 पंजे 30, तो -6x + 5x में बांट सकते हैं। इसको जब हल करेंगे इस तरीके का बनेगा और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x = 2/5 एक और -1/3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तो अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, अच्छा प्रश्न कह सकते हैं आप इसको, CI और SI का इंटरेस्ट देकर उसका डिफरेंस दिया था और पूछा था। देखिए दिया हुआ क्या था, एक व्यक्ति समान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर संयोजित करता है समान धन, ठीक है, इक्वल सम ऑफ अमाउंट वो इन्वेस्ट करता है। यदि ब्याज दर 10% हो और 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर जो है 97 रुपये है, तो आपको बताना है कि उसने साधारण ब्याज पर कितनी राशि इन्वेस्ट की थी। तो ठीक है, तो इसका सोल्यूशन जो है ये देखिए, सोल्यूशन ये है कि दिया हुआ है भाई, जो हम 2 वर्ष का जो SI निकालेंगे, 10% में इनाम दिया हुआ है तो 10 + 10 20% हो जाएगा, और CI जो होगा वो हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100 21% हो जाएगा। उसके साथ ही साथ 2 साल के CI और SI का डिफरेंस जो रहेगा 21 - 20 = 1%। इस 1% की वैल्यू 97 रुपये दिया हुआ था, तो 1% की वैल्यू जो होगी 97 रुपये है। अब इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9700। तो ये आपका इस तरीके से सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने 9700 आंसर लगाया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था A 9 दिन में एक काम करता है, B 12 दिन में काम करता है। यदि 20 से शुरू होकर अल्टरनेट मतलब एकांतर दिन में वो काम करते हैं तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिया हुआ है 9 और 12, इसका एलसीएम निकाल लेंगे 36 आ जाएगा। तो A की वैल्यू जो ये A है, A वाला है, ये B वाला है, तो क्या आ जाएगा 4 और B क्या आ जाएगा कितना 3 पर यूनिट। ये मतलब एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी। तो पहले करेगा 3, फिर करेगा 4, मतलब पहले B करेगा फिर A, फिर B फिर A, तो इस तरीके 2 दिन में हमारा कितना हुआ 7। तो 36 तक जाना है, तो 36 के करीब जो सबसे नियरेस्ट इंटीजर है, नियरेस्ट वैल्यू जो रहेगी 7 की मल्टीपल वो हो जाएगी 35। तो 35 मतलब 5 बार हम जाएंगे तो 35 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 बार जाएंगे तो 5 7 मतलब जो वैल्यू मिल रही है 2 दिन की मिल रही है, तो 5 दूनी 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 दिन में हमारा कितना हो जाएगा 35 यूनिट, बचेगा 1, मतलब 36 यूनिट है तो 1 बचेगा। तो 1 दिन में फिर जो आगे करेगा वो भी काम करेगा, तो 1/3 मतलब 10 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि 4044 4 × 0 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट था, वो SI था, इसमें गलती से चक्रवृद्धि SI था, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना था। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो और वर्ष जो हो 4 वर्ष का समय हो, तो जानते हैं भाई R = 5% पर ईयर है, तो 4 साल के लिए R कितना हो जाएगा आपका 20%, तो इसी की 20% निकाल लेना है आपको। 4 साल में वो SI की वैल्यू निकल जाएगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 8800 मेरा आंसर आया था। ठीक है, जो प्रश्न है वो भी आपका इजी प्रश्न कह सकते हैं आप इसको। देखिए ये सरलीकरण का था। सरलीकरण का आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है 2 से 3 क्वेश्चन आपका सरलीकरण का पूछा था, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन तो सरलीकरण का याद हो पाया है, और जो क्वेश्चन था वो याद नहीं हो पाया, ये इजी था। ठीक है, तो आपको 110 दिया है, माइनस में 42 × 5 + 6 इसका कर देंगे तो 11 हो जाएगा ये, और -6। तो जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 44, 44 2 46, तो 462 हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 468 टोटल। तो 468 में आपको 110 घटाना है, तो आपको कितना आ जाएगा 358, ये आंसर आ जाएगा माइनस में। तो मैंने इसको माइनस वाला चूज़ किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक लगता है कि वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप बोल सकते हैं आरआरबी जेईई में, जो मेरे वाले शिफ्ट में पूछा गया था। इससे भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन इससे भी थोड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे जहाँ तक ये लगा, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये लगा। पूछा था कि एक षट्भुज एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, इस षट्भुज के न्यूनतम विकर्ण की लंबाई, बहुत ही अच्छा ये चीज़ जो आपका दिया हुआ है, न्यूनतम विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बना देता है इसका। ठीक है, अगर यहीं ये दे देता सीधा साइड तो थोड़ा सा ईजियर साइड चला जाता। तो उस एरिया का 1/6 बताइए जो लाइज करता है बिटवीन एरिया ऑफ द सर्किल एंड हेक्सागन, मतलब एरिया ऑफ द सर्किल जो ये हो गया, और हेक्सागन को छोड़ करके जो एरिया बचा ये बाहर वाला,
ठीक है, इसका 1/6 आपको बताना था। तो आपको मैं इसको सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे होगा। तो देखिए सोल्यूशन किस तरीके से होगा। ये वाली जो लाइन दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये है आपका मिनिमम डायगोनल की लेंथ, ठीक है, मिनिमम डायगोनल का आपका लंबाई दी हुई थी। तो ये ए मतलब ये जो होगा बनेगा, एक जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो इसकी जो वो होगी वो हो जाएगी 12, ये है तो आधा हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसी की हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 ए बराबर, ठीक है, मतलब √3/a आपका हाइट की वैल्यू होती है और वो 6 की वैल्यू है। तो जब यहाँ से ए निकालेंगे ए आ जाएगा हमारा 4/√3, और यही ए जो हमारा होगा वही आपका रेडियस की भी वैल्यू होगी। यही जो आपकी सर्किल जो बनेगा जिसके अंदर ये बना रहेगा उसकी रेडियस की वैल्यू कितना हो जाएगी 4/√3। निकालेंगे इसका किस तरीके से निकालेंगे, देखिए πr² - 6 × √4/a², ठीक है। ये आपका हो जाएगा किसका एरिया, ये हो जाएगा आपका षटभुज का एरिया, मतलब एक ट्रायंगल का निकालेंगे उसका 6 से गुणा कर देंगे तो षटभुज का एरिया हो जाएगा। तो उसका 1/6 निकालना है, तो 1/6 करेंगे, देखिए ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 48 पाई हो जाएगा, ये 72/√3 हो जाएगा। जब 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, -4/√3 मतलब 12/√3 हो जाएगा। जब 4 आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसको चूज़ किया था। आप कमेंट में करके बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कौन सा आंसर आपका चूज़ किया था और क्या आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था कि नहीं, ठीक है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा खासा प्रश्न है। पूछा हुआ था कि 13, 18, 19 और 25 ऐसा ही कुछ करके दिया हुआ था अंक। वो उसमें पूछा था आपका कि क्या जोड़ा जाए कि समानुपात में हो जाए। तो इसका डिफरेंस सबसे पहले निकालेंगे आप, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। जो आएगा डिफरेंस इसका पहले अंक के साथ गुणा और इसके पहले अंक के साथ गुणा, तो 13 × 78 हो जाएगा, 19 × 5 = 95, और इनका अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद बटे में इनका जो अंतर आया है डिफरेंस का उसका अंतर ले लेंगे, तो हमारा 17 जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 17 आप जोड़ेंगे तो ये समानुपात में हो जाएंगे। देखिए ये जो है आपका फिजिक्स का था, ये भी इजी क्वेश्चन था। पूछा हुआ कि एक कंडक्टर में 2 एम्पीयर की धारा 5 सेकंड तक बहती है, तो कंडक्टर से होकर बहने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q/T। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करना है तो आपको आई और टी का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देना है इजीली, बस 2 पंजे 10, तो ये 10 कूलम क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था। मुझे रीजनिंग में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ लगा। मुझे पजल करने में बहुत ही अच्छा लगा, पजल भी अच्छा क्वेश्चन था और सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन जो था ये मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। मुझे जहाँ तक याद है रीजनिंग में यही क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, और जहाँ तक याद है मैंने कर लिया है। आप कमेंट में आप बताइएगा कि आपने इसका क्या आंसर चूज़ किया है। दोस्तों मैं ये वाला तो नहीं कर पाया था, ऐसा 133 करके कुछ और कुछ 5 या 23 करके दिया था। नीचे वाला तो मुझे याद है 107 और 1 और 18 था, ये मैंने नहीं कर पाया था। आप बताइए आपने इसका कितना आंसर चूज़ किया था अगर आपने चूज़ किया तो। देखिए दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने पढ़ा होगा तो मतलब टंकी वाला पढ़ा होगा तो आपने कर सकते हैं अच्छे से। दिया है कि ए 32 घंटे में भरता है जो कि बी 64 घंटे में खाली करता है, ठीक है। तो 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, तो ए बराबर 32, बी बराबर 64, ये माइनस में रहेगा क्योंकि खाली कर रहा है तो 64 हो जाएगा। इसका एलसीएम यहाँ 2 और 1 आ जाएगा, और इफेक्टिवली जब काम करेंगे तो 1 यूनिट भरेंगे ये, तो 64 का 1/4 भरना है कितने में, 2 - 1, तो आपका 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आप देखिए, ये भी एक मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने भाई उस समय हो सकता है दिमाग ना काम किया हो मेरा कायदे से, लेकिन ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। दिया हुआ था 14 sin y + cos y = √14 sin y, तो आपका tan y का वैल्यू आई थिंक पूछा था ऐसा कुछ, या फिर हो सकता है कुछ और आगे दिया होगा कुछ, लेकिन tan y का आंसर पूछा था। तो मैंने इसको थोड़ा ट्राई किया था लेकिन मुझे नहीं आया, तो मैंने छोड़ के इसको आगे बढ़ गया स्किप करके, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप भाई मत करिए, समय मत बर्बाद करिए। समय बर्बाद करने का मैंने फल भुगत लिया है कि समय बर्बाद करेंगे तो आपका अच्छा खासा आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसकी रिव्यू मैंने स्किप कर दिया था, और इसको बाद में मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, ठीक है। समय दिया था थोड़ा सा लेकिन कर नहीं पाया। ये अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का भी पोर्शन ज़्यादा अच्छा ही था, मतलब आपका ज़्यादा टफ भी नहीं था, ना ज़्यादा मॉडरेट भी था, मतलब ना ज़्यादा इजी भी था, मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि पजल वगैरह अच्छे क्वेश्चन है। अगर पजल वगैरह का आपने मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है कॉन्सेप्ट, या फिर अच्छे से आपने रिवाइज नहीं किए हैं क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम आपका लेके चला जाएगा। जो आने वाले क्वेश्चन है आता हुआ उसको भी आपको खा जाएगा टाइम। तो ये दिया हुआ था 2, 16 और 44, 100, 212, अगला वाला पूछा था। तो देखिए इसमें कितना 14, इसमें 28, इसमें 56, इसमें 112, इसी तरीके से ये हो जाएगा कितना 224। तो जो 224 करके जो आएगा आगे जोड़ेंगे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, किस ऊंचाई से किसी वस्तु को विरामावस्था से छोड़ा जाता है ताकि यह स्वतंत्र रूप से गिरते हुए 4 सेकंड में धरती को छू ले। तो भाई दोस्त जैसा कि आप जानते हैं एस बराबर क्या होता है, एस बराबर UT - +½ GT²।
देखिए एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। माइनस कब लगता है? जब हम ऊपर की ओर कोई चीज़ फेंकते हैं, लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो प्लस लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विरामावस्था गिर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ यू बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये वाला वर्सन जीरो हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा 1/2 जी बराबर आपका 10 लेना है, तो 1/2 10 गुणे में टी बराबर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसको जब करेंगे ये 5 हो जाएगा, 16 पंजे 80, तो आपका 80 मीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन का पूछा हुआ था। तो ये जो आप लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। 4 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन और 6 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्रमशः एक्स और वाई हैं। तो आपको एक्स और वाई की अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है BC/A होता है, तो ये हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है B²/A, तो ये हो जाएगा। इसका जब अनुपात लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4:9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का पूछा हुआ था। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 10 डाटा दिए हुए थे, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है भाई? अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस का कैसा निकलता है? वेरिएंस निकालने के लिए आपका हो जाता है समेशन ऑफ i = 1 to n ब्रैकेट में x बार माइनस xi का स्क्वायर, इस तरीके से आपका निकलता है बाई n, ठीक है। इस तरीके से निकलता है। तो इसका आप जब अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट में कितना आया था जानते हैं? 464 ऐसी कुछ वैल्यू आई थी, उसका अंडर निकाला था। तो मैंने 6 दशमलव ऐसा कुछ था, 6.8 या ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, ठीक है, या 46 के करीब ऐसा कुछ आंसर आता। तो मैंने इसी को चूज़ किया था, 6 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आंसर आया था मेरा। देखिए दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन मैंने भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको रिवाइज नहीं किया था, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा उस समय मेरा आ नहीं रहा था ध्यान में, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया है। कमेंट में बताइए कि आपने क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, अगर किया था तो आपका कितना राइट आंसर बन रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक शंकु का आपका दिया हुआ था व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई दी हुई थी 9.5 सेंटीमीटर। तो इस टेंट को बनाने के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा ज्ञात करना है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। तो कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो πr/l होगा भाई, क्योंकि जो शंकु बनेगा वो शंकु के कितने के बराबर बनेगा भाई? उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर कपड़ा हमारा लगेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है 22/7, 9.5 × 7, 7 हो जाएगा। यहाँ पर व्यास दिया हुआ था 14, तो 7 हो जाएगा। × 2 × l निकाल लेना। इसको जब हल करेंगे आपका तो 104.5 मीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति बिंदु ए से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाएँ मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर जाता है और अंत में फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। तो अंतिम बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा और कितनी दूरी को तय करना होगा? तो मेरा ये आंसर आया था 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर। आप कमेंट करके बताइए आपका आंसर कितना आया था, और ये राइट आंसर है 2 किलोमीटर वेस्ट की ओर, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और वापस आते वक्त वह नाव वही दूरी 4 घंटे में तय करती है। ऐसा कुछ दिया हुआ था 4 घंटे या कितना का दिया हुआ था कुछ मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट, ऐसे ही कुछ दिया हुआ था 48, जो बन रहा था 9.6 बन रहा था और 11, और इसको जब हल करके मैंने लगाया था तो 7.2 किलोमीटर मेरा आ रहा था। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका कितना आंसर आया था, और अगर डाटा हो सके तो डाटा प्रोवाइड कर दिएगा। डाटा कौन सा था? मुझे जहाँ तक याद है इस तरह 48 ऐसा कुछ था, लेकिन अंत में जो आया था 9.6 और 12 किलोमीटर आया था, इसी को हल करके 7.2 के करीब कुछ आंसर आया था ऐसा कुछ, ठीक है। आप बताइएगा आपका कितना आया था। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ था, इसमें r बराबर दिया हुआ था 59.5 मीटर और l मतलब तिर्यक ऊंचाई जो दी हुई थी 78 सेंटीमीटर ऐसा कुछ दिया हुआ था। तो मेरा जो आंसर आया था 17,000 के करीब ऐसा कुछ, 17,000 ऐसा कुछ आया था क्या, मतलब 21.5 ऐसा कुछ आंसर आया था बाद में, लेकिन मुझे याद नहीं है उससे पहले क्या था। अगला जो पूछा था वो भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको बस ध्यान से सीरीज़ को देखना था। ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये अल्फ़ाबेट उसमें भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है, सिंबल भी रहता है, उस तरीके की सीरीज़ दी हुई थी और उसमें से पूछा था कि एक का आंसर तो एक भी नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि एक का आंसर जो है वो एक भी नहीं था, और दूसरे का आंसर क्या था कि कुछ संख्याएँ हैं या कुछ अल्फ़ाबेट हैं, उसको हटाने के बाद बाएँ से 5वां 5th नंबर आपका पूछा था, ठीक है, कि बाएँ से 5th नंबर क्या होगा। तो बाएँ से 5th नंबर मेरा 8 आंसर आ रहा था, ठीक है। आपका कितना आंसर आ रहा था? देखिए पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन आया था, टोटल 4 to 5 क्वेश्चन आया था। आपको कमेंट करके बताइए कि आपका पजल को बनाने में मुश्किल हुआ था कि थोड़ा सा आसानी था, बताइएगा ज़रूर। देखिए एक जो था रविवार वगैरह, ये मंगलवार 2 क्वेश्चन ऐसे थे, तो अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक है, आपको वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन भी आपका ये सीरीज़ से ही है। तो पूछा क्या था, 6 3 3 6 24 192, तो ये क्या है देखिए 1/2 × 1 × 2 मतलब गुणे 2 हो रहा है, गुणे 2 हो रहा है, तो गुणे 4 गुणे 8 तो गुणे 16 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपका एग्जैक्ट अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अगला भी क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछा था कथन से, मतलब कि कथन मतलब आपका किस तरीके से, मतलब कि
जैसे एसएससी वाला होता नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका 2 कथन दे देता है, पूछता है कि कौन कौन से कथन की आवश्यकता होगी ये क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो मेरा जो आंसर आया था बोथ क्वेश्चन, मतलब बोथ की आवश्यकता होगी, दोनों की आवश्यकता होगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको कितना आंसर आया था इस वाले पोर्शन में। और क्वेश्चन जो आया था वो पूछा हुआ था आपका ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन टोटल आया था या 3 क्वेश्चन, एक तो कोडेड वाला रहता है वो वाला आया था, एक आई थिंक 2 या 3 आया था, और इसको लेकर के मतलब टोटल ये वाला लेकर के 3 क्वेश्चन के करीब आई थिंक आया था, मुझे अगर अच्छे से मैं याद कर पा रहा हूँ तो इसमें जो मेरा आंसर आया था वो आया था भाई के पुत्री का पति, ऐसा कुछ आंसर आया था। आप बताइएगा कि आपका ये आंसर सही था कि नहीं। तो दोस्तों मुझे यहीं तक क्वेश्चन याद हो पाया। अगर क्वेश्चन आपको कुछ और याद आ पा रहे हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको आपके CBT 2 यानी मेंस के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहता हूं भाई। CBT 2 में थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप RRB JEE 2024 का अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपका जो 50 नंबर होता है GS पोर्शन का और 100 नंबर जो होता है आपका टेक्निकल का, इसमें आप इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने 50 में 30, 35 या 40 कर लिया तो इसकी तरफ से आपको काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है कि अगर आपने टेक्निकल वाले पोर्शन को भी हल नहीं किया अच्छे से, मतलब अच्छे से हल तो करना ही होगा, अगर कम ही हल कर पाए तो भी आपका यहाँ से एक एज मिल जाता है, एक एडवांसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला पोर्शन जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में देखिए जो आपका बटा हुआ है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट और GS के पोर्शन में इस तरीके से बटा हुआ है। तो मैंने किस तरीके से देखिए मेरा पोर्शन जो था इसमें अगली बार थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि मैंने करंट अफेयर का पोर्शन उस समय नहीं छुआ था, तो करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ लिए थे GS में। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ठीक ही ठाक बन गया था। तो मैं भाई यही कहूँगा कि आप ये वाले पोर्शन को अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर सिविल से हैं आप तो सिविल से आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले जो इक्विपमेंट हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं इस वीडियो पे आपको आगे आने वाले CBT 2 एग्ज़ाम के लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने CBT 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैंने अगली बार तो गलती की, लेकिन उसी गलती को मैंने सीख लिया है। तो आप CBT 2 के स्ट्रेटजी के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर मैं रेगुलर आपको स्ट्रेटजी वीडियो आपको बता दूंगा। इसके साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है डिप्लोमा या बीटेक में तो आपको RRB JEE जैसे एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोचिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ली होगी अगर डिप्लोमा के बाद तो उतना ही पर्याप्त है, आपको कोई ऑनलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी कोचिंग नहीं ली है या ऑफलाइन या ऑनलाइन भी कोचिंग नहीं ली है, और अगर आपने क्या कहते हैं अच्छे से पढ़ाई की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर ही कुछ ऐसे वीडियो हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जिन्होंने आपको बेसिक आपको पूरी पढ़ाई करवाई है, मतलब हर सॉइल मैकेनिक्स, RCC, BMC वगैरह की हर क्लासेस आपको अच्छे से पढ़ाई है। तो आप उसको फॉलो करके, केवल उसी को फॉलो करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये 50 नंबर को अच्छे से कंसोलिडेट करना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन अगर नया आ रहा है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप CBT 2 की तैयारी करते रहिए। आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।